प्रीवियस लेक्चर में हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया था। अब हम कनेक्टिव टिश्यू में बोन्स को स्टडी करेंगे। स्टडी ऑफ बोन, इसे हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी, देखिए जहाँ पर भी ऑस्टियो शब्द इस्तेमाल होगा वहाँ पर हमें क्या समझना है, बोन्स के बारे में बातें हो रही है। जिस प्रकार से हमने कार्टिलेजेस पढ़ा था तो कार्टिलेज में कॉन्ड्रो शब्द का इस्तेमाल हो रहा था, उसी प्रकार से ऑस्टियो का मीनिंग होता है बोन। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन। यानी कि बोन के बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं ऑसिफिकेशन। हम जानते हैं बोन जो होता है वो हमारी बॉडी का हार्डेस्ट टिश्यू है। अच्छा, अब सॉफ्टेस्ट टिश्यू कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ब्लड। ब्लड जो होता है वो हमारी बॉडी में सॉफ्टेस्ट टिश्यू होता है, वहीं बोन जो है वो हार्डेस्ट टिश्यू है। अगर हम लोग बात करें कि हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, तो वो क्या होगा? इनेमल। हमारी बॉडी में जो इनेमल होता है, यानी कि वो जो दांतों में ऊपर वाली लेयर होती है दांतों के कवरिंग करने के लिए, इनेमल जो होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस अगर पूछा जाए तो हमें हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या बताना है? इनेमल। और हार्डेस्ट टिश्यू पूछेंगे तो क्या होगा? बोन। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों को एक डायग्राम दिखा रखा है। इस तरफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है और इस तरफ इंटरनल स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को डिटेल में समझेंगे, उसके बाद में इंटरनल स्ट्रक्चर समझेंगे। यहाँ पर लेटरल सेक्शन दिखा रखा है बोन का, ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक बोन का डायग्राम दे रखा है। इसका ऊपर वाला पार्ट होता है एपिफाइसिस, बीच वाला जो पार्ट है ये होता है डायफाइसिस, और यहाँ पर ये जो हल्का सा स्लैंट है इस वाले पार्ट को कहते हैं मेटाफाइसिस। उसी प्रकार से ये वाला जो पार्ट होगा ये हो जाएगा एपिफाइसिस और ये मेटाफाइसिस। लेटर स्टेजेस में मेटाफाइसिस पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर क्या रहता है? एपिफाइसल प्लेट रहती है। जब बोन ग्रोथ करती है ना, तब यहाँ पर एपिफाइसल प्लेट रहती है और उसकी वजह से इस हिस्से को मेटाफाइसिस कहते हैं। उसके बाद में मेटाफाइसिस जब पूरी तरह से फ्यूज़ हो जाता है, यानी कि बोन जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है बनना, जैसे इस प्रकार से अगर ग्रोथ होगी बोन की, यहाँ पर रहेगी कोई कार्टिलेज। हमेशा कार्टिलेज के ऑसिफिकेशन से बोन का फॉर्मेशन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ये इस प्रकार से कुछ बोन रहेगी। तो ये वाला जो रहेगा ये एपिफाइजल प्लेट कहलाता है, फाइजल प्लेट। और इस पूरे पार्ट को हम मेटाफाइसिस कहते हैं। और ये जो बीच का पार्ट रहेगा, यानी कि ये वाला पार्ट रहेगा, ये डायफाइसिस होगा। ये जो मेटाफाइसिस वाला पार्ट होता है ये दोनों तरफ से इस प्रकार से ग्रोथ करता है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, और एक एज में आके ये पूरी बोन फ्यूज हो जाती है। इस प्रकार से ये बन जाती है बाद में। तो ये वाला जो हिस्सा है ये ख़त्म हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो इसका मेन डायग्राम दिखा रखा है इसमें सिर्फ एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बारे में बात की है। मेटाफाइसिस इसमें शो नहीं किया है क्योंकि ये जो है ये बोन पूरी तरह से डेवलप हो चुकी है। एक फुल्ली डेवलप्ड बोन का स्ट्रक्चर है। अब देखिए, जो बोन होती है उसका बाहर वाला हिस्सा जो होता है ये होता है कॉर्टेक्स,
और अंदर वाले हिस्से को कहते हैं मेड्यूला। इस मेड्यूला के अंदर बोन मेरो प्रेजेंट होती है। अब देखिए, बोन मेरो जो होती है इसके अंदर हमारी सारी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ब्लड सेल्स मीन्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। प्लेटलेट्स जो होती हैं वो एक्चुअल में सेल्स के टुकड़े होते हैं, पूरी पूरी सेल्स नहीं होती हैं ये। आरबीसी जो होती है हमारी बॉडी में नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, वैसे ही डब्ल्यूबीसी जो होती है इसके अंदर न्यूक्लियस होता है पूरा। तो बोन मेरो जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? बोन के मेड्यूला वाले पोर्शन में। और मेड्यूला वाले पोर्शन में प्रेजेंट है, वो कहाँ पर प्रेजेंट है? यहाँ पर। और कॉर्टेक्स, ये जो उसका बाहर का पार्ट होता है वो होता है कॉर्टेक्स। नेक्स्ट अब देखते हैं हम कि बर्थ से पहले किस प्रकार से ब्लड का प्रोडक्शन होगा, उसके बाद आफ्टर बर्थ किस प्रकार से ब्लड का प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बिफोर बर्थ, यानी कि एम्ब्रॉनिक स्टेज में किस प्रकार से होगा। तो ब्लड की जो सेल्स बनती है वो तो एम्ब्रॉयो में भी रहती है। बेबी जब मम्मी के गर्भ में रहता है तब भी उसके अंदर ब्लड फॉर्मेशन तो होता है। तो वो कहाँ कैसे होगा? तो वो होता है यॉर्क सैक में। यॉर्क सैक में सबसे पहले फर्स्ट जो बनेगा वो यॉर्क सैक के अंदर बनेगा। उसके बाद में उसमें कुछ ऑर्गन्स डेवलप हो जाएंगे जैसे लीवर और स्प्लीन। इसके अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होने लगेगा। फिर थोड़े टाइम बाद कुछ उसकी बोन्स डेवलप हो जाएगी आफ्टर बोन डेवलपमेंट। जब बोन बन जाएगी तो उसके अंदर रहेगा रेड बोन मेरो। ये जो ब्लड सेल्स होती है ना ये हमेशा रेड बोन मेरो में बनती है। देखिए, बोन मेरो जो होगी वो दो तरह से हो सकती है। एक होती है रेड बोन मेरो, एक होती है येलो बोन मेरो। ये रेड कलर की दिखती है और ये येलो कलर का दिखता है। तो जो रेड बोन मेरो होता है उसके अंदर बनती है सारी ब्लड सेल्स, और ये जो येलो बोन मेरो रहता है इसमें होता है फैट का स्टोरेज, फैट स्टोरेज, और इस पे बनती है ब्लड सेल्स। तो यहाँ पर ये जो ब्लड की सेल्स बन रही है ये स्पेसिफिकली रेड बोन मेरो की बात हो रही है। बोन के बनने के बाद रेड बोन मेरो में ब्लड का फॉर्मेशन, लेकिन आफ्टर बर्थ क्या होगा? आफ्टर बर्थ कुछ बोन्स जो रहेंगी वो येलो बोन मेरो वाली बोन्स बन जाएंगी, और कुछ जो रहेगी सम बोन्स में ही रेड बोन मेरो रहेगा। तो जिन बोन में रेड बोन मेरो रहेगा वो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी, और जिनमें नहीं रहेगा वो नहीं करेंगी। सो रेड बोन मेरो जो होती हैं वो कुछ ही में पाई जाती हैं, फाउंड इन सम बोन्स। अब देखिए, सम बोन्स लिखा है, इसका मतलब ये कहाँ कहाँ पाई जाएंगी। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ये पाई जाती है हिप बोन में। आफ्टर बर्थ की बात हुई है, यहाँ तक बिफोर बर्थ चल रहा था। बर्थ से पहले सारी बोन्स जो रहेगी उनके अंदर रेड बोन मेरो रहेगा, लेकिन बर्थ के बाद में स्प्लिट हो जाएगी। तो जिन बोन्स के अंदर रेड बोन मेरो रहेगा वो तो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी, लेकिन जिनके अंदर येलो बोन मेरो रहेगा वो ब्लड सेल्स नहीं बनाएंगी। अब रेड बोन मेरो किस किस में होता है उसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख रहे हैं। एक होता है हिप बोन में, रिब्स में, स्टर्नम में, फीमर में, और भी बहुत सारी ऐसी बोन्स होती हैं जिनके अंदर ये होता है, लेकिन ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब आगे हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ बोन, यानी कि बोन किस प्रकार से डेवलप होती है। देखिए, बोन का डेवलपमेंट दो प्रकार से हो सकता है। एक होगा लेंथ वाइज,
और एक होगा विड्थ में। तो सबसे पहले हम लेंथ का देखते हैं कि लेंथ में किस प्रकार से ग्रोथ करती है। लेंथ वाइज का मीनिंग है इस प्रकार से, लंबाई में कैसे बढ़ेगी, और विड्थ का मतलब है कि चौड़ाई में किस प्रकार से बढ़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे लेंथ वाइज कैसे ये चेंज होती है। देखिए, लेंथ वाइज जो होती है ये डायनामिक नहीं होती है, यानी कि जैसे ये चाइल्ड की बोन है, तो ये बड़ी होकर इस प्रकार से लंबाई में ग्रो करेगी जब तक ये इंसान एडल्ट हो जाएगा। एडल्ट होने के बाद में इसकी बोन में कोई चेंज नहीं आएगा, ये हमेशा इतनी ही रहेगी, बुढ़ापे तक भी इसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए हम लोग लेंथ वाइज डेवलपमेंट को नॉन डायनेमिक कहते हैं। इसकी बजाय अगर विड्थ में देखेंगे ना तो वो डायनामिक चेंज होता है। अब देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। ये बोन है किसी बच्चे की, इस प्रकार से ये बोन है। अगर हम बच्चे की बोन को देखेंगे तो वो ऐसी दिखाई देगी, वहीं एडल्ट की बोन को देखेंगे तो इस प्रकार से फ्यूज्ड दिखाई देगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं एपीफाइसिस। जो बीच का पार्ट होता है, यानी कि ये वाला पार्ट अभी हम देख रहे हैं, ये पार्ट क्या होगा, एपीफाइसिस। बीच वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, ये होता है मेटाफाइसिस। और ये पार्ट जो होगा, मतलब आगे भी बोन का कुछ पार्ट होगा, उसे कहेंगे डायफाइसिस। अब यहाँ पर इस प्रकार से एपीफाइसल प्लेट लगी होती है, इसे क्या कहते हैं, एपीफाइसल प्लेट। ये हेल्प करेगी ग्रोथ में। एपीफाइसल प्लेट ये जो दिखा रखा है ये हाइलिन कार्टिलेज की बनी है। बचपन में हमारे जो जितने भी बर्थ के समय बोन हमारे अंदर ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है होती है, ज़्यादातर जो प्रेजेंट होता है वो होता है कार्टिलेजेस। और जो कार्टिलेजेस होती हैं वे ही ऑसिफाई होके, ऑसिफिकेशन से उनका ऑसिफिकेशन होता है और बोन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। यानी कि जितनी भी हमारी बॉडी की मोस्ट ऑफ द बोन्स है, मोस्ट बोन्स वो कैसे बनी है, कार्टिलेज के ऑसिफिकेशन से। तो यहाँ पर जो कार्टिलेज प्रेजेंट है वो है हाइलिन कार्टिलेज। ये रिस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, ये रिस्ट वाली जो होती है ना, उस बोन को देखते हैं अभी एग्जाम्पल के लिए। तो जैसे यहाँ पर ये कोई हाथ होगा इस प्रकार से, तो ये उसकी बोन है। अभी देखिए, जैसे जैसे इसका हाथ ग्रो करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर इस प्रकार से एपीफाइसल प्लेट में की सेल्स जो होंगी वो ग्रो करवाएंगी और ये बोन इस प्रकार से ग्रो करेगी, तो हमारा हाथ भी बड़ा हो जाएगा। वहीं अगर एडल्ट की बोन को देखेंगे तो उसमें लेंथ वाइज कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इसकी बोन जो है उसमें एपीफाइसल प्लेट जो थी उसने ग्रोथ को स्टॉप कर दिया है, यानी कि एपीफाइसल प्लेट जो है वो पूरी तरह से फ्यूज हो चुकी है। तो अब कोई ग्रोथ नहीं होगी, नो ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पर एपीफाइसल प्लेट प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, अब जो बॉयज़ होते हैं, बॉयज़ में ये जो रिस्ट वाली बोन होती है ये 18 से 19 साल में
पूरी तरह से फ्यूज़ हो जाती है। वहीं अगर लड़कियों में देखेंगे तो 16 से 17 साल की उम्र में ये वाली बोन फ्यूज़ हो जाती है। अगर ऐसे ही हम लोग सारी जो लास्ट वाली जो बोन बचती है वो होती है, जितनी बोन्स हैं वो एटलीस्ट 25 ईयर तक फ्यूज़ हो जाती हैं। जितनी भी कॉक्सल बोन होती है जो कि फ्यूज़ हो जाती है बाद में, 25 ईयर के बाद में आपका कोई बोन का ऑसिफिकेशन नहीं होगा, यानी कि आपकी सारी बोन्स, आपकी जितनी लंबाई बढ़नी थी वो इतने तक बढ़ सकती है। 18 से 19 साल तक बॉयज़ में, 16 से 17, और जो लास्ट में एकदम लास्ट में जो होती है वो 25 साल की उम्र में कॉक्सल बोन होती है। इसका भी फ्यूजन हो जाता है। अब हम लोग इसकी विड्थ की बात करते हैं। यहाँ पर लेंथ वाइज हमने देख लिया है, लेंथ वाइज किस प्रकार से इसकी लेंथ बढ़ेगी वापस एक बार क्लियर कर लेते हैं। जैसे ये वाली जो जगह रहेगी, यहाँ पर प्रेजेंट है हमारी एपीफाइसल प्लेट, इसके अंदर जब ग्रोथ होगी उसी प्रकार से इस तरफ भी होगी। जब इसकी ग्रोथ होगी तो ये इस तरह से बढ़ेगा, जब इधर ग्रोथ होगी तो ये इस तरह से बढ़ेगा और इसकी लेंथ में चेंज आ जाएगा। सो बोन की लंबाई बढ़ जाएगी। अब विड्थ देखते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि ये एडल्ट पे जाके, ये अगर चाइल्ड से एडल्ट में जाएगी, चाइल्ड टू एडल्ट ग्रोथ होगी, लेकिन एडल्ट के बाद में ग्रोथ होना बंद हो जाएगी। जबकि विड्थ देखेंगे अब हम डेवलपमेंट विड्थ में, तो क्या होता है, ये जैसे बोन है, बोन की जो चौड़ाई है वो एडल्ट पे जाके इंक्रीज होती है। उसके बाद में जब इंसान ओल्ड एज में जाता है तब ये वापस से थिन होना स्टार्ट कर देती है। ऐसा क्यों होता है, इसे अब हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, जो बोन होती है इसकी आउटर लेयर में, इस प्रकार से जो आउटर लेयर होती है इसे हम पेरीओस्टियम कहते हैं। पेरीओस्टियम, ये जो पेरीओस्टियम होता है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा है ऑस्टियोब्लास्ट या फिर ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। देखिए दोनों अलग अलग सेल्स है, ठीक है, और दोनों का फंक्शन भी अलग होता है। ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स है, ये अलग होती है, ऑस्टियोब्लास्ट एंड लिख लेते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, और होती है ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। तो ये कुछ इस प्रकार से होगी। जैसे ऑस्टियोब्लास्ट जो होती हैं, इन पर जब मस्कुलर लोड पड़ता है, मस्कुलर लोड यानी कि जैसे जैसे इंसान ज़्यादा काम करने लगता है तो उसके ऊपर मस्कुलर लोड यानी कि मसल्स जो होती है उसकी मसल बिल्डअप होने लगती है और उस वजह से मसल्स का लोड पड़ता है बोन पे। जैसे ये बोन है, इसके आसपास मसल्स प्रेजेंट होंगे, है ना। तो ये जो मसल्स है, अगर हम ज़्यादा काम करेंगे तो ये मसल्स बिल्डअप होंगी और जितना ज़्यादा मसल बिल्डअप होगा उतना ही इस पर लोड पड़ेगा। और जब इस पर लोड पड़ेगा तो क्या होगा, इस प्रकार से इसके अंदर ऑस्टियोब्लास्ट की सेल्स रहती हैं। अभी हम सिर्फ ऑस्टियोब्लास्ट की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से ऑस्टियोब्लास्ट की सेल्स होती हैं। ये बोन की थिकनेस को इंक्रीज करती है, यानी कि आप जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा इनकी थिकनेस इंक्रीज होगी। और जो मोटे लोग होते हैं उनके भी मसल्स की वजह से लोड पड़ता है बोन पे, उनके मोटापे की वजह से भी लोड पड़ता है, इसलिए उनकी बोन्स ज़्यादा मोटी हो जाती हैं। अब देखिए इस प्रकार से सेल्स ग्रोथ करेंगी, ऑस्टियोब्लास्ट की सेल्स और ज़्यादा ग्रोथ करेंगी, तो ये जो बोन होगी ये इस प्रकार से मोटी हो जाएगी। अभी जो ऑस्टियोक्लास्ट रहता है, इनका क्या काम होता है कि ये जो बोन में एक्स्ट्रा मास आया है इसको पीस के इस तरह से, मतलब हटा के
बोन को शेप देना। ये काम क्या होता है, ये काम किसका होता है, ओस्टियोक्लास्ट का। इस प्रकार से बोन को शेप देने का जो काम करती है वो करती है ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। तो जैसे अगर ये कोई बोन इस तरह से बन गई है तो इसको वापस से ऐसे करके फॉर्म करना, ये काम होता है ओस्टियोक्लास्ट का। यानी कि ओस्टियोब्लास्ट जो होती हैं वो बोन की थिकनेस को इंक्रीज करने का काम करती हैं, वहीं ओस्टियोक्लास्ट जो होती है वो रीमॉडलिंग ऑफ बोन, यानी कि बोन को शेप में लाने का काम करती है। तो देखिए, जब हम चाइल्ड की बात करेंगे तो उसका मस्कुलर लोड कम रहेगा, यानी कि वो कम काम करता है, मसल्स के वीक हैं, तो इसका जो थिकनेस रहेगी वो पतली होगी, यानी कि बच्चों की हड्डियाँ पतली पतली होगी। वहीं अगर एडल्ट की बात करेंगे तो एडल्ट एज में हम लोग बहुत काम करते हैं, इसलिए थिकनेस बढ़ जाती है। उसके बाद ओल्ड एज में आकर इंसान कम काम करने लगता है, मस्कुलर लोड कम हो जाता है। इस वजह से ओस्टियोब्लास्ट जो है इसकी एक्टिविटी बंद हो जाती है। ओस्टियोब्लास्ट सेल्स कर रही थी सेल बोन की थिकनेस को इंक्रीज करने का काम, यहाँ पर मस्कुलर लोड नहीं पड़ रहा है। इस वजह से ओस्टियोब्लास्ट सेल जो कि इस प्रकार से बोन की थिकनेस को बढ़ा रही थी, उन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया। वहीं जो ओस्टियोक्लास्ट सेल्स हैं उन्होंने अपना काम वैसा की वैसा रखा, यानी कि जैसे इस प्रकार से ओस्टियोब्लास्ट सेल्स जो थी वो एडल्ट एज में ऐसे काम कर रही थी, पर ओल्ड एज में जाकर उसने काम करना बहुत कम कर दिया। ओल्ड एज में ये काम ही नहीं कर रही है। लेकिन ओस्टियोक्लास्ट की जो सेल्स हैं उनका काम क्या था, इस प्रकार से इसको रीमॉडल करना। वहीं इसमें इसका काम चालू है रीमॉडलिंग का। तो ये जो बोन्स रहेगी ये पतली होती जाएंगी और धीरे धीरे आके बहुत ज़्यादा पतली हो जाती हैं। फिर जैसे जैसे इंसान बहुत बूढ़ा होने लगता है वैसे वैसे उसकी हड्डियाँ भी पतली पतली होने लगती हैं। और यहाँ पर तो रीमॉडलिंग कर रही है लेकिन उतना ही ओस्टियोब्लास्ट सेल वर्क कर रही है, इसलिए इसकी थिकनेस मेंटेन है। अच्छा, अब हमारी जो बोन्स होती हैं उसमें दो तरह का पार्ट पाया जाता है। एक होता है ऑर्गेनिक पार्ट, एक होता है इनऑर्गेनिक पार्ट। बोन्स का जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है वो बना होता है कॉन्ड्रॉइटिन सॉल्ट से मिलकर, और इनऑर्गेनिक पार्ट जो होता है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर बना होता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ऑर्गेनिक पार्ट कॉन्ड्रॉइटिन सॉल्ट से मिलकर बना होता है और इनऑर्गेनिक पार्ट कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर बना होता है। ऑर्गेनिक पार्ट जो होता है वो बोन्स को फ्लेक्सिबल बनाता है और सॉफ्ट बनाता है। वहीं इनऑर्गेनिक पार्ट बोन्स को हार्ड और ब्रिटल बनाता है। इसलिए जब छोटापन में यानी कि बच्चे होते हैं जो चिल्ड्रन, उनके अंदर ऑर्गेनिक पार्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है और इनऑर्गेनिक पार्ट कम होता है। जब बोन ग्रोथ कर रही होती है यानी कि बच्चों में ऑर्गेनिक पार्ट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक पार्ट। वहीं जब एडल्ट में देखेंगे तो एडल्ट के अंदर इनऑर्गेनिक पार्ट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनिक। अब बच्चों के अंदर ऑर्गेनिक पार्ट कम होता है, कम मतलब कितना, ऑर्गेनिक पार्ट होता है एडल्ट की बात करेंगे, जैसे अगर टिपिकल एडल्ट की बात कर रहे हैं हम तो ऑर्गेनिक पार्ट तो कम होगा यानी कि 32 से 35%, और इनऑर्गेनिक पार्ट ज़्यादा होगा यानी कि 65 से 68%। अब बचपन में ऑर्गेनिक पार्ट ज़्यादा होता है इसलिए बोन्स जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है और सॉफ्ट होती है। वहीं इनऑर्गेनिक पार्ट कम होता है
इसलिए वो सॉफ्ट होती है। जबकि अगर एडल्ट में देखेंगे तो इनऑर्गेनिक पार्ट एडल्ट्स में ज़्यादा होता है, इसलिए उनकी जो बोन्स रहती है वो हार्ड, ब्रिटल और नॉन प्लायबल बन जाती है, यानी कि इसको मोड़ नहीं सकते। अब फ्लेक्सिबल ऑफ सॉफ्ट रहती है। तो यहाँ पर ये जो फ्रैक्चर का जो एक्सरे दिखा रखा है यहाँ पर इसका डायग्राम, इसमें ये बोन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनमें ऑर्गेनिक पार्ट ज़्यादा होता है, कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट्स ज़्यादा होता है, तो वो क्या करता है कि बोन को फ्लेक्सिबल बना देता है। यानी कि अगर कोई बोन है, इसमें कोई स्ट्रेस आया, यानी कि इसको जैसे हमने इसको तोड़ना चाहा, तो इधर से इस प्रकार से इसको मोड़ कर तोड़ा हमने, तो ये मुड़ तो जाएगी लेकिन इसमें बेंड आ जाएगा, टूटेगी नहीं है आसानी से। वहीं अगर किसी एडल्ट की बोन को हमने तोड़ा तो वह आसानी से इसके अंदर क्रैक आ जाएगा और ये कुछ इस प्रकार से टूट जाएगी। जबकि इसकी जो बोन रहेगी वो ऐसे मुड़ जाएगी और हल्का सा थोड़ा बहुत क्रैक आ जाएगा अगर बहुत ज़्यादा मोड़ दिया तो, लेकिन ये फ्लेक्सिबल होती है इसलिए ये मुड़ जाती है पर टूटती नहीं है आसानी से। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हमारे जो फ्रैक्चर होते हैं वो बहुत ही आसानी से हील हो जाते हैं। उसका कारण क्या होता है ये हम आगे देखेंगे, लेकिन जो बोन्स होती है उसके अंदर सेकेंड हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन होता है, यानी कि रीजनरेशन का पावर हाईएस्ट होता है, सेकेंड हाईएस्ट पावर होता है। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन की बात करेंगे तो वो काय में होता है? ब्लड में हाईएस्ट पावर। जिस प्रकार से हम रक्तदान करते हैं तो ब्लड 15 दिन में वापस रिकवर हो जाता है ना। लेकिन तो इस वजह से तो वो फर्स्ट नंबर पे तो हाईएस्ट रीजनरेशन पावर किसकी होगी? ब्लड की हो गई। और सेकंड की अगर हम बात करें तो वो सबसे ज़्यादा किस में होता है? बोन्स में होता है। अब ये क्यों होता है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, जब हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें पता चलेगा। अब देखिए, बोन्स जो होती हैं वो 3 प्रकार से होती हैं। एक होती है स्पॉन्जी बोन। ये जो लॉन्ग बोन्स का जो कॉर्नर वाला पार्ट होता है ना, सबसे आखिरी वाला एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, यहाँ पर कौन सी बोन प्रेजेंट होती है? स्पॉन्जी बोन। कुछ इस प्रकार से दिखती है स्पॉन्जी बोन। यानी कि देखो यहाँ पर हम देखते हैं ऐसे ना हनी कॉम्ब के स्ट्रक्चर की तरह बनी होती है ये बोन्स। हनी कॉम्ब यानी कि मधुमक्खी के छत्ते के जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, इनको हम कहते हैं ट्रेबिकुलाई। ट्रेबेकुलाई। और इसके अंदर प्रेजेंट होता है रेड बोन मेरो। तो हमको क्या समझ में आया? जितनी भी स्पॉन्जी बोन होती हैं उनके अंदर रेड बोन मेरो प्रेजेंट होता है इस प्रकार से। और रेड बोन मेरो में क्या बनता है? ब्लड की सेल्स बनती है। यहाँ पर सब जगह रेड बोन मेरो भरा होगा इन ट्रेबिकुलाई के अंदर। ये जो बोन का ऐसे छेद छेद टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये कुछ इस प्रकार से होता है। इसको अगर थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे तो ये इस प्रकार से मधुमक्खी के छत्ते की तरह नजर आएगा पूरा गोलाई में। ठीक है, ये हो जाएगा स्पॉन्जी बोन। इसके अंदर होती है रेड बोन मेरो। अगर हम दूसरे की बात करते हैं, यानी कि ये तो हो गया पहला टाइप। दूसरा टाइप क्या होता है? कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन यानी कि इस प्रकार से दिखती है। इसके अंदर प्रेजेंट होता है येलो बोन मेरो। येलो बोन मेरो जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? फैट का स्टोरेज करने का काम करती हैं ये, फैट स्टोरेज। कॉम्पैक्ट बोन के अंदर फैट स्टोरेज। ये जो डायाफाइसिस वाला पार्ट होता है मोस्ट ऑफ द बोन्स का, ज़्यादातर बोन्स में जो डायाफाइसिस वाला पार्ट होता है उसमें वो कॉम्पैक्ट बोन होती है और उसके अंदर येलो बोन मेरो प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, ये जो है ये थर्ड टाइप है डिप्लॉयड बोन का। तो जितनी भी स्कल की फ्लैट बोन्स होती हैं, फ्लैट बोन्स ऑफ स्कल, उनमें प्रेजेंट होती है डाइप्लॉयड बोन। ये यहाँ पर स्कल का जो पार्ट दिखा रखा है, ये जो पार्ट होता है ना स्कल में, उसमें होती है डाइप्लॉयड बोन। डाइप्लॉयड बोन किस प्रकार से दिखती है? ऊपर तो होती है कॉम्पैक्ट बोन और अंदर होती है स्पॉन्जी बोन।
यानी कि ऊपर वाला जो पार्ट होगा उसमें होगा कॉम्पैक्ट बोन। ये दोनों बोन्स का मिक्सचर होता है थर्ड टाइप का बोन। डाइप्लॉइड यानी कि इसमें दोनों तरह की बोन्स होती है, कॉम्पैक्ट बोन भी होगी और स्पॉन्जी बोन भी होगी। स्पॉन्जी बोन के अंदर क्या बनता है, रेड बोन मेरो यानी कि ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और कॉम्पैक्ट बोन के अंदर येलो बोन मेरो यानी कि फैट स्टोरेज का काम होता है। अब हमने टाइप्स पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि बोन्स जो होती हैं उसके अंदर ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, ये आपको पता चल गया। तो ये जैसे कोई बोन है ना, अब इसके अंदर कुछ ब्लड की सेल्स बन रही हैं, तो वो बाहर कैसे आएंगी और इन बोन को न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए, इसके अंदर एक फोरामिन प्रेजेंट होता है बोन्स के अंदर, इसे कहते हैं न्यूट्रेंट फोरामिन। ये जो न्यूट्रेंट फोरामिन होता है इसके अंदर इस प्रकार से आर्टरी जाती है अंदर और ब्लड का सप्लाई करती है, यानी कि कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये इसका नाम है न्यूट्रेंट आर्टरी। न्यूट्रेंट आर्टरी का क्या काम होता है, इस प्रकार से न्यूट्रिशन पहुंचाना और ऑक्सीजन का सप्लाई करना। बोन जो होती है वो लिविंग टिश्यू होती है, ठीक है, ऐसा मत समझना कि बोन डेड होती है। बोन जिंदा होती है, क्योंकि जैसे फ्रैक्चर वगैरह होता है तो दर्द होता है ना, लिविंग थिंग्स को अगर कट करोगे तो फिर पेन तो होगा, इसलिए ये जो बोन है ये लिविंग टिश्यू होता है, तो इसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस प्रकार से इसके अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई होता है न्यूट्रेंट आर्टरी के द्वारा। अब ऑक्सीजन तो पहुंच गई, तो फिर इस ऑक्सीजन को बाहर भी लाना होगा, इस प्रकार से इसकी आर्टरी रहती है, दोनों तरफ सप्लाई होगा इसका। अब अगर फिर ये जो इसके अंदर जितना भी ब्लड सप्लाई है, इस प्रकार से इसके अंदर होती है वेन, जो कि जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कैरी करके बाहर लाती है, ये होती है न्यूट्रेंट वेन। और जो ब्लड की सेल्स बनी हैं, न्यूली फॉर्म्ड ब्लड सेल्स जो हैं, जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह जो भी हैं, वो सब यहाँ बोन मेरो में से कलेक्ट होकर जितनी भी नई नई अभी बनी हैं वो सारी न्यूट्रेंट वेन के द्वारा बाहर निकल जाती हैं, और इस प्रकार से पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ में जितनी भी न्यूली फॉर्म्ड आरबीसीज हैं वो सारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है ना। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि ये किस प्रकार से बाहर निकली। वेन जो, जहाँ पर भी वेन शब्द आता है तो उसका मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रही है, आर्टरी मतलब ऑक्सीजनेटेड। तो इसमें क्या निकलेगा, न्यूट्रेंट वेन में क्या क्या प्रेजेंट होंगे, एक तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और साथ में न्यूली फॉर्म्ड ब्लड सेल्स। न्यूली फॉर्म्ड ब्लड सेल्स भी इसके साथ में बॉडी में आ जाएंगी। अब हम पढ़ेंगे इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बोन पढ़ेंगे अब हम। स्ट्रक्चर ऑफ बोन। बोन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो 4 पार्ट से मिलकर बना होता है। जो टिपिकल 4 पार्ट है वो क्या है, पेरियोस्टियम, सेकेंड इज एंडोस्टियम, थर्ड पार्ट जो है मैट्रिक्स, और फोर्थ है बोन मेरो की कैविटी, बोन मेरो कैविटी। देखिए इसे हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, पहले पेरियोस्टियम, मैट्रिक्स वगैरह ये सब देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक बोन है, ये बोन है, इसका जो आउटर पार्ट होगा इसे हम क्या कहेंगे, पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम। यहाँ पर इस प्रकार से, जैसे इसको ये थोड़ा मोटा हम लोग बना लेते हैं इसे,
इसका जो अंदर वाली लेयर होगी ना, ये होगी एंडोस्टियम। इस प्रकार से ये वाली लेयर अंदर वाली लेयर हो गई एंडोस्टियम। और जो बीच में है ये होती है बोन मैरो कैविटी। ये जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है ना, ये सारा होता है बोन मैरो की कैविटी। और यहाँ पर अब ये जो बीच का पार्ट हमें नज़र आ रहा है, ये वाला पार्ट, ये क्या है? मैट्रिक्स। अगर हम इस बोन का क्रॉस सेक्शन लेंगे तो वो किस प्रकार से नज़र आएगा? देखिए, ये जैसे हमने ऐसे इस बोन को काट लिया, यहाँ पर प्रेजेंट होगी इसकी बोन मैरो की कैविटी। ये जो रेड कलर में हमने बता रखा है, ये ब्लैंक स्पेस जो होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। ये बोन मैरो कैविटी हो गई। यहाँ पर जो प्रेजेंट होगा वो होगा मैट्रिक्स। इस प्रकार से मैट्रिक्स। अंदर वाली लेयर क्या होगी? एंडोस्टियम। और ये बाहर वाली लेयर पेरिओस्टियम। इसी को हम डिटेल में समझेंगे। एग्जाम्पल, यहाँ पर ये कोई बोन का हमने क्रॉस सेक्शन लिया है इस प्रकार से। इसके अंदर ये हो गई बोन मैरो कैविटी। यहाँ पर आसपास प्रेजेंट है मैट्रिक्स। आउटर वाली लेयर हो गई पेरिओस्टियम। और अंदर वाली जो लेयर है ये हो गई एंडोस्टियम। जो पेरिओस्टियम होती है वो बनी होती है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्लस ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स से मिलकर। यही ऑस्टियोब्लास्ट सेल बाद में जाकर ऑस्टियोसाइट्स को जन्म देती हैं। ऑस्टियोसाइट्स। देखिए, जहाँ पर भी ब्लास्ट सेल, ब्लास्ट वर्ड नज़र आए तो हमें क्या समझना है? ब्लास्ट शब्द का प्रयोग हो रहा है, दैट मीन्स ये मदर सेल है। और जहाँ पर भी साइट्स शब्द का इस्तेमाल हो तो ये क्या होंगी? डॉटर सेल। जैसे हमने कार्टिलेजेस पढ़ा था, कार्टिलेज के अंदर भी जो कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स थी वो मदर सेल्स थी, यानी कि वो बाहर की तरफ थी। और कॉन्ड्रियोसाइट्स हैं, कॉन्ड्रियोसाइट्स जो थी वो डॉटर सेल्स थी, यानी कि वो उसकी मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट थी। तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल और वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर पेरिओस्टियम बनी होती है। ये जो आउटर वाली लेयर होगी, बाहर वाली लेयर, वो पेरिओस्टियम की बनी होगी, वो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स की बनी होगी। देखिए, अब ये जो पेरिओस्टियम है ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। ये बाहर जो लेयर है ये तो हो गई वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की ब्लू कलर में। और यहाँ पर जो आपको सेल्स दिखाई दे रही हैं, ये सेल्स इस प्रकार से पूरे इसमें होंगी। ये सेल्स हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा इनका। बीच में होती है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स से पहले हम एंडोस्टियम देख लेते हैं। एंडोस्टियम जो होती हैं वो बनती है एक तो रेटिकुलर फाइबर कनेक्टिव टिश्यू की और बनी होती है ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स की। ये सेम है ना, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स की, लेकिन ये जो जिस टिश्यू की बनी है वो अलग है। वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बाहर होता है और ये रेटिकुलर फाइबर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो अंदर की तरफ होता है।
वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या समझ में आ रहा है? देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है वो कोलेजन फाइबर से मिलकर बना होता है, ठीक है। और जो रेटिकुलन फाइबर होता है वो रेटिकुलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। 3 तरह के हमने फाइबर्स पढ़े थे, याद हो तो। एक पढ़ा था वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी वाइट फाइबर्स पढ़े थे। एक पढ़ा था येलो फाइबर और एक होता है रेटिकुलन फाइबर। येलो फाइबर जो थे वो इलास्टिक प्रोटीन से बने थे, इनके अंदर इलास्टिसिटी होती है। कोलेजन से बने हुए वाइट फाइबर्स होते हैं, ये जो होते हैं ये टफ प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, यानी कि ये हार्डनेस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। रेटिकुलर फाइबर इस प्रकार से धागेनुमा स्ट्रक्चर जो होता है वैसे वाले फाइबर्स होते हैं। ये कोलेजन इस तरह से वेव्स में होते हैं, यानी कि ये थोड़ी सी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे ये जो बोन होती है ये बाहर से बड़ी अच्छी हार्ड नज़र आती है, वो क्यों आती है? क्योंकि इसके ऊपर वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू यानी कि कोलेजन फाइबर की लेयर है, इसलिए ये हार्ड होती है। जबकि अंदर से अगर देखेंगे तो इसके अंदर कौन सा टिश्यू होता है? रेटिकुलन फाइबर होता है, रेटिकुलन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। अच्छा, इसके ऊपर भी यही वाली सेल्स होंगी इस प्रकार से अरेंज्ड। ये एंडोस्टियम की पिंक कलर की जो लेयर दिख रही है ये तो हो गई एंडोस्टियम, और इसके ऊपर भी सेल्स प्रेजेंट होंगी ओस्टियोब्लास्ट। इस प्रकार से ये ग्रोथ करती हैं। बोन की जो ग्रोथ होती है वो दोनों डायरेक्शन में होती है, अंदर से बाहर की तरफ भी होती है और बाहर से अंदर की तरफ। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो एडल्ट है इसके अंदर ओस्टियोब्लास्ट का, ये पेरियोस्टियम में ओस्टियोब्लास्ट का जो एक्टिविटी है उसकी वजह से इसकी विड्थ में ग्रोथ आ रही है। तो यहाँ पर ओस्टियोब्लास्ट की वजह से विड्थ में ग्रोथ हो रही है। तो जो बोन्स होती है उसमें अंदर की तरफ से भी होता है, तो वो सिर्फ पेरियोस्टियम की वजह से नहीं, साथ में थोड़ा बहुत एंडोस्टियम का भी, पर मेजर रोल पेरियोस्टियम का था। इसलिए यहाँ पर ये जो मेन बात हमको जाननी है कि ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी के कारण इसकी विड्थ में इंक्रीमेंट होता है। तो इस प्रकार से ये अंदर की तरफ भी ग्रोथ करवाएंगे और बाहर की तरफ भी करवाएगी, इसलिए इसकी थिकनेस में चेंज आएगा। अब देखो ये जो बीच वाला पार्ट होता है मैट्रिक्स, अब हमने पेरियोस्टियम देख लिया, मैट्रिक्स देख लिया, सॉरी पेरियोस्टियम देख लिया हमने। अब हमने पेरियोस्टियम देख लिया, एंडोस्टियम देख लिया, साथ में बोन मैरो की कैविटी ये भी देख ली। बोन मैरो की कैविटी में 2 तरह की बोन मैरोज हो सकती हैं, एक होगी येलो बोन मैरो और दूसरी हो सकती है रेड बोन मैरो। येलो बोन मैरो के अंदर फैट स्टोरेज होगा, रेड बोन मैरो के अंदर ब्लड का सेल्स फॉर्मेशन होगा। अब हम मैट्रिक्स को डिटेल में देखते हैं। मैट्रिक्स किस प्रकार से होती है? अब हम मैट्रिक्स को देखते हैं। ये हो गई बोन मैरो की कैविटी, ये जो आउटर लेयर हो गई ये हो गई पेरियोस्टियम, ये वाली हो गई एंडोस्टियम। अब यहाँ पर होती है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं लेमेला। लेमेला किस प्रकार से हो सकते हैं? लेमेले या लेमेला ये 3 प्रकार से हो सकते हैं। सर्कमफेरेंशियल, दूसरा होता है कॉन्सेंट्रिक, और थर्ड होता है इंटरस्टिशियल। सर्कमफेरेंशियल भी 2 टाइप की हो सकती हैं, इनर और आउटर। अब ये लेमेले क्या है देखते हैं। लेमेले का अर्थ होता है मैट्रिक्स के अंदर इस प्रकार से, ये जो बाहर है इस प्रकार से जो अरेंजमेंट होगा इसे हम लेमेले कहते हैं। तो जो बाहर की तरफ होगा वो आउटर सर्कमफेरेंशियल होगा। सर्कमफेरेंस के आसपास, मतलब ये जो बोन है उसकी सर्कमफेरेंस के आसपास है, इसलिए सर्कमफेरेंशियल नाम दे दिया है। इस प्रकार से होता है, और ये अंदर भी होता है। तो जो अंदर वाला होगा वो इनर हो जाएगा और आउटर वाला आउटर सर्कमफेरेंशियल हो जाएगा। कुछ होती है कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक मतलब इस प्रकार से,
फिर इसके अंदर और होगी। कॉन्सेंट्रिक का अर्थ क्या होता है? एक ही, जिसका अलग अलग सर्कल्स जिनका सेंटर एक ही हो, यानी कि एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, ऐसे करके सर्कल्स होंगे और उन सबका सेंटर एक होना चाहिए। ऐसे ज्योमेट्री को हम कॉन्सेंट्रिक कहते हैं। अब देखिए, ये जो हमने इस तरह से कुछ बनाया है ड्राइंग जैसा, ये क्या है ये समझ में नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर ये इंटरस्टिशियल, इस ये जो ब्लू बना रखा है ना, ये इंटरस्टिशियल लेमेला है। अब ये जो लेमेला होता है, इन सब के बीच में प्रेजेंट होती हैं ऑस्टियोसाइट्स। जो ऑस्टियोब्लास्ट, यहाँ पर ऑस्टियोब्लास्ट की जो लेयर थी आउटर और इनर, उनके डेवलपमेंट से क्या बनी है, इस प्रकार से इन सब के बीच में प्रेजेंट होती हैं ऑस्टियोसाइट्स। और यहाँ पर बीच में प्रेजेंट होता है हार्वेशियन कैनाल। ये हार्वेशियन कैनाल इस प्रकार से खाली कैनालिकुलाई होती हैं, इस प्रकार से कैनल्स होती हैं। जैसे कि ये कोई बोन है, ये बोन मैरो की कैविटी है, तो इस कैविटी के चारों ओर इस प्रकार से ये कैनाल्स प्रेजेंट होंगी, ऐसे। ये अंदर तक जाएंगे इस प्रकार से। यहाँ पर ये जो हार्वेशियन कैनाल है, ये कुछ इस प्रकार से नीचे तक ग्रो करेंगी। ठीक है, ये कोई बोन का हम लोग ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं। इस प्रकार से बोन है, उसका हम ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं। तो ये जो होंगी वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगी। और इनके बीच में हार्वेशियन कैनाल को जोड़ने के लिए दूसरी तरह की कैनाल होती है, जिन्हें हम वॉकमैन कैनाल कहते हैं। इस प्रकार से इनको जोड़ के रखती है ये हार्वेशियन कैनाल्स को आपस में जोड़ के रखने का काम किसका होता है? ये बीच में ऐसे भी जुड़ी हुई रहती हैं, ये होती हैं, ये वाली कैनाल्स वॉकमैन कैनाल कहलाती हैं। ये तो हो गई हार्वेशियन कैनाल, ये हो गई वॉकमैन कैनाल। ये नीचे तक जाएगी, जितनी लंबी बोन है उस प्रकार से ये जुड़ी हुई रहती हैं आपस में। अब ये जो ओस्टियोसाइट्स हैं, ये ओस्टियोसाइट्स भी आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। इनके अंदर प्रेजेंट होती है इस प्रकार से ऑस्टियोसाइट्स, ये इनका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये लेक्यूना है, बाहर की लेयर इस प्रकार से लेक्यूना है, और इसके अंदर प्रेजेंट है ऑस्टियोसाइट्स, और ये हो गया उनका न्यूक्लियस इस प्रकार से। ठीक है, अब ये जो सेल्स होती हैं, इनका काम क्या होता है? ये जो सेल्स होती है, ये मैट्रिक्स को सिक्रीट करते हैं, यानी कि ये जो मैट्रिक्स बना हुआ दिख रहा है ना, ये सब इस मैट्रिक्स को सिक्रीट करने का काम कौन करता है? ऑस्टियोसाइट्स वगैरह इसी काम को करती हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से नज़र आती है। देखिए, ये दो कैनालिकुलाई है, इन दोनों कैनालिकुलाई के अंदर ऐसे सेल्स प्रेजेंट हैं। ये सेल्स जो होती हैं, इनके अंदर ना इस प्रकार से प्रोजेक्शन होते हैं। ये वाली जो सेल बनाई है मैंने,
ये कौन सी सेल है? ऑस्टियोसाइट, जो कि ऑस्टियोब्लास्ट के फर्दर डेवलपमेंट से बनी थी, है ना। ये हो गया इनका न्यूक्लियस, और इनके बीच में प्रेजेंट होता है इस प्रकार से एक कैनालिकुलाई, यानी कि ये भी आपस में इस तरह से जुड़ी हुई रहती है कैनालिकुलाई के द्वारा। इस प्रकार से दो जो सेल्स होंगी उनके प्रोजेक्शन इस प्रकार से मिल रहे होंगे, और ये हो गया उनका न्यूक्लियस। तो दो ऑस्टियोसाइट सेल्स जो हैं वो अपना सेल मटेरियल जो है उसे पास करने के लिए इस प्रकार की कैनाल्स का प्रयोग करती हैं, जिन्हें कैनालिक्यूलाई कहते हैं। अब हम इसे कंक्लूड कर लेते हैं। देखिए, ये जो है इंटरनल स्ट्रक्चर है इसका, बोन का। बाहर वाली लेयर होती है पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम बनी होती है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स की। उसके बाद में आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होती है इस प्रकार से हार्वेशन कैनाल्स, जो कि आपस में जुड़ी होती हैं वॉकमैन कैनाल के द्वारा। ये वाली है हार्वेशन कैनाल। हार्वेशन कैनाल आपस में जुड़ी होती है वॉकमैन कैनाल्स के द्वारा। इस मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है, ये मैट्रिक्स को सिक्रीट करने वाली जो सेल्स हैं उनका नाम है ऑस्टियोसाइट्स। और जो ऑस्टियोसाइट्स है वो कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट होती हैं, और ये आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। सारी ऑस्टियोसाइट्स की जो सेल्स हैं वो आपस में जुड़ी होती कैनालिकुलाई के द्वारा। और ये जो बाहर की इस प्रकार से लेक्यूना प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ये जो लेक्यूना है ये खाली स्पेसेस है, और इन खाली स्पेसेस को हम क्या कहते हैं? लेक्यूना। और उनके अंदर प्रेजेंट है इस प्रकार से ऑस्टियोसाइट्स, जो कि आपस में जुड़ी हैं कैनालिकुलाई के द्वारा। उसके बाद मैट्रिक्स खत्म होता है, मतलब मैट्रिक्स की सेल्स खत्म हुई। मैट्रिक्स जो है वो तीन प्रकार से इसमें, ये जो मैट्रिक्स है ये तीन प्रकार से इसके अंदर लेमेला प्रेजेंट होते हैं। एक होता है सरकमफेरेंशियल, यानी कि सरकमफेरेंस के आसपास। ये दो प्रकार से हो सकते हैं, इनर और आउटर। इनर यानी कि बोन मैरो कैविटी के आसपास जो होगा वो इनर वाला होगा। आउटर मतलब पेरियोस्टियम के पास में आउटर वाला होगा। कॉन्सेंट्रिक मीन्स जो कि इस प्रकार से हार्वेशन कैनाल के आसपास प्रेजेंट होंगे उन्हें कॉन्सेंट्रिक कहेंगे। इंटरस्टिशियल मीन्स जो दोनों के बीच में जो प्रेजेंट होंगे, यानी कि दो कॉन्सेंट्रिक के बीच में इस प्रकार से जो प्रेजेंट होंगे, कॉन्सेंट्रिक लेमेला के बीच में इंटरस्टिशियल लेमेला प्रेजेंट होंगे, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद में अंदर वाली जो लेयर होगी वो होगी एंडोस्टियम, और एंडोस्टियम जो होगी वो दो चीज़ों से मिलकर बनी है, रेटिकुलम फाइबर से, और ये यहाँ पर लिख देते हैं एंडोस्टियम, रेटिकुलम फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्लस ऑस्टियोब्लास्ट सेल। और ये जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स रहती हैं ये ऑस्टियोसाइट्स को जन्म देती हैं, और ये जो ऑस्टियोसाइट्स होती हैं ये मैट्रिक्स के फॉर्मेशन का काम करती हैं। सो ये सारा तो कंप्लीट हो गया। इंटरनल स्ट्रक्चर हमने देख लिया है। इंटरनल स्ट्रक्चर में यही चार चीज़ें हमें पढ़नी थी। पेरियोस्टियम पढ़ना था, पढ़ लिया। एंडोस्टियम भी पढ़ लिया हमने। पेरियोस्टियम दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, एक होता है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्लस ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। एंडोस्टियम बना होता है रेटिकुलम फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्लस ऑस्टियोब्लास्ट सेल। मैट्रिक्स के अंदर हमने पढ़ लिया लेमेले। लेमेले जो ये जो टर्म्स है इन्हें ध्यान रखना। लेमेले पढ़ लिया है हमने। हार्वेशन कैनाल हो गया है, वॉकमैन कैनाल हो गया है। वॉकमैन कैनाल हार्वेशन कैनाल को जोड़ने का काम करता है। और उसके बाद में ऑस्टियोसाइट्स सेल हो गई हैं। बोन मैरो की कैविटी के अंदर हमने दो तरह की बोन मैरो पढ़ ली है, येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो। येलो बोन मैरो कहाँ पाई जाती है? कॉम्पैक्ट बोन्स के अंदर। रेड बोन मैरो स्पॉन्जी के अंदर पाई जाती है। और रेड बोन मैरो का काम होता है ब्लड सेल्स को फॉर्म करना, येलो बोन मैरो का काम होता है फैट का स्टोरेज करना। ओके, थैंक यू।